पेरेंट्स कहते थे कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, राइट, या सीए बनो, तो आपको लॉ करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली सर? 1975 में मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर कर लिया था जी, और 1975 में ही देश के अंदर इमरजेंसी लग गई थी, बिल्कुल सर। है ना। तो उस इमरजेंसी के दौरान में मेरे पिताजी को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे शॉर्ट में मीशा कहते थे, बिल्कुल सर। उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया था। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको यंग एडवोकेट्स को अच्छे से कॉम्पनसेट करना चाहिए। थोड़ा बहुत तो कम से अच्छे से तो नहीं, थोड़ा बहुत तो करे ताकि वो उसका लिवलीहुड तो चलता रहे, उसको कम से कम वो घर से कोर्ट तक आता है, कोर्ट से वापस आता है, पेट्रोल के पैसे उसको मिल जावे। मेडिकल स्टूडेंट के लिए मेडिकल कॉलेज या एसएमएस एक प्रकार का वो ट्रेनिंग सेंटर ना, वैसा एक ट्रेनिंग सेंटर आपका यदि कचहरी में खुल जावे तो वहाँ पर आपको फिर भी सीखने को मिल सकता है। और फिर वहाँ पर आपका प्रोफेसर भी साथ में जावे, वो भी आपको गाइड करे। प्रोफेसर ने तो वहाँ पर आपको एलएलबी की डिग्री देके छोड़ दिया, आप जो अपना काम करें, तो वो व्यवस्था यदि हो जावे तो वो कुछ अच्छा ही हो सकती है उसके अंदर। उस समय आरएएस का भी चलन था, तो मैंने कहा आरएएस जब करेंगे तभी जाकर के अपने को स्थायित्व तो मिलेगा आरएएस के अंदर। तो मैंने आरएएस का भी कंपटीशन किया कि मैं मेरे एक दोस्त जो मेरा बन गया था आरजेएस, उसके यहाँ पर मैं और मिसेज दोनों मिलने गए। मेरे को ये जानना था सर। तो उसने हमारे को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया। मैंने कहा ये क्या, कल तक तो मैं इसको खुद को पढ़ाता था। आरजेएस के इंटरव्यू में देखिए ऑफ्ट कोटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप इस सर्विस में आना ही क्यों चाहते हैं। प्राय हर स्टूडेंट से ये प्रश्न पूछा जाता है उसके बैकग्राउंड को देखते हुए। तो मेरे बैकग्राउंड को देखते हुए उन्होंने ये प्रश्न पूछा था। आपने जो बात की ना स्वान सुखाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद इसीलिए हम सब लोग अलग अलग प्रोफेशन को चूज करते हैं। और कई बार हम उसमें पैसा नहीं देखते कि हमें क्या पैसा मिल रहा है। कई बार लोग सोशल सर्विस करते हैं, जहाँ उनको पैसा कम मिल रहा है वहाँ भी करते हैं। देश सेवा करते हैं, देश सेवा में नौकरी में जाते हैं लोग, बिल्कुल सर। वहाँ पर मरने का भी खतरा है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी उनको जज्बा है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, वही जाते हैं उसमें, स्वान सुखा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? द लीगल पॉडकास्ट के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इन्हें इस पॉडकास्ट में लाने के लिए मैं और हमारी पूरी टीम काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। सर का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। आज हमारे साथ हैं श्री अशोक व्यास सर, जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं जयपुर से। इसके साथ साथ सर का कंट्रीब्यूशन जो है वो एज एन प्रोफेसर भी रहा है। सर ने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आरटीएस का रोल भी सर ने प्ले किया है। तो सर ने बहुत सारे अपने करियर में रोल प्ले किए हैं और सर ने अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी अपनी सेवाएं दी हैं। जुडिशरी में सर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है और जब भी मैं सर से मिलता हूं तो मेरा मन करता है कि बस मैं सर के पास बैठा रहूं और उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहूं, जानता रहूं। तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू। और सर, जब आपसे जितनी बार मैं बात करता हूँ सर, इतना कुछ नया सीखने को मिलता है जो मतलब हमें बुक्स में जानने को नहीं मिलता। तो सर मतलब इतना आपका डाइवर्सिफाइड जो बैकग्राउंड रहा है, लॉ में सर आपने इतने एरियाज में काम किया है, तो सर मतलब आपको इंस्पिरेशन कहाँ मिली सर? मतलब मैं इस क्वेश्चन को शुरू ऐसे करना चाहूंगा कि सर स्टूडेंट्स को मतलब पेरेंट्स बोलते हैं सर, मुझे याद है कि मेरे चाइल्डहुड में भी पेरेंट्स कहते थे कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, राइट, या सीए बनो, तो आपको लॉ करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली सर? देखिए, मेरे को मेरे पिताजी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये काम करो वो काम करो, क्योंकि वो एक होटल चलाते थे, रेस्टोरेंट चलाते थे, तो मैं भी उन सहयोग देता था। लेकिन रेस्टोरेंट चलाने के दौरान में कुछ देश की परिस्थितियां, कुछ हमारे घर की ऐसी परिस्थितियां आई कि मेरे को ये मजबूर होकर सोचना पड़ा कि मुझे भी एलएलबी तो करनी चाहिए। मैं आपको 1975 में ले जाऊंगा। 1975 में मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर कर लिया था जी, और 1975 में ही देश के अंदर इमरजेंसी लग गई थी। बिल्कुल सर, है ना। तो उस इमरजेंसी के दौरान में मेरे पिताजी को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे शॉर्ट में मीशा कहते थे, उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो मैं घर में बड़ा बेटा होने के कारण से मुझे दुकान संभालनी पड़ी, तो मैं दुकान भी संभालता। इस दौरान में मैं अपने कॉलेज भी जाता। कॉलेज गया तो हम 4 लड़कों के नाम छपे हुए थे पहले से ही, इन लड़कों को एडमिशन नहीं दिया जाता है। अच्छा। तो बेट नेचुरल हम प्रिंसिपल साहब से मिलने के साहब क्या कारण है, हम तो फर्स्ट डिविजनर है, बिल्कुल सर, हमारे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डिवीजन बनी, हमारे को एडमिशन से रोका क्यों जा रहा है। उन्होंने कुछ हमारी और कोई बात नहीं सुनी, तुरंत पुलिस को फोन किया,
ये 4 लड़के मेरी कार्य विधि में बाधा डालते हैं। पुलिस तुरंत आ गई और आकर के हमारे को वो जो सीआरपीसी की जो धाराएं होती है, धारा 107, 117, 157, 151, इसके अंदर हमको गिरफ्तार करके ले गई और हमको थाने में रखा। लेकिन थाने में हमारे को लॉकअप में नहीं रखा, क्योंकि वहां पर एक हमारा स्टूडेंट जो हमारा साथी है, उसके फादर साहब वहां पर हेड कांस्टेबल थे, उनके घर में हमें रखा और दूसरे दिन हमारी जमानतें हो गई। बिल्कुल 107, 17, 51 के अंदर जमानतें हो गई। फिर उस समय मेरे को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अपने को भी अपना डिफेंस करना है तो अपने को एलएलबी तो करनी चाहिए। ये पहली बार विचार आया, ये उससे विचार आया। और मीसा के बारे में ये कह दूं, उस समय ऐसी इमरजेंसी लगी थी देश के अंदर, आपको ध्यान होगा, आप यदि लॉ के स्टूडेंट हैं तो एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का केस आया। बिल्कुल सर, लैंडमार्क केस है प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर। तो उसके अंदर शिवकांत शुक्ला को भी गिरफ्तार कर लिया था और उसने अपनी रिहाई के लिए हैबियस कॉर्पस की रिट लगाई थी। तो उसके अंदर जो माइनॉरिटी ओपिनियन थी वो एचआर खन्ना साहब की थी। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर, उनके इसी ओपिनियन की वजह से उन्हें आगे खामियाजा भी भुगतना पड़ा और उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। तो कमोबेश इन्हीं धाराओं के अंदर पिताजी को भी लिया गया था और पिताजी पूरे 19 माह तक जोधपुर सेंट्रल जेल में रहे थे। वे जब वापस आए तब उनके बाद में मैंने वो व्यवसाय उनको सौंप करके और मैं आगे पढ़ाई के चला गया। लेकिन इस 19 माह के दौरान के अंदर क्या हुआ कि मेरा कॉलेज तो छूट गया। कॉलेज छूटने के बाद मैंने बीकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट कर ली। प्राइवेट से मेरे परसेंटेज डाउन हो गए और बीकॉम थर्ड ईयर मैंने पत्राचार से की तो मेरे कुछ इंप्रूव गए। तो मेरा अल्टीमेटली बीकॉम के अंदर मेरे 48% आ गए। तो जब पिताजी वापस आए जेल से तो मैं फिर एलएलबी करने के लिए बीकानेर चला गया। तो सर आपके मतलब फादर का तब क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि अब मुझे लॉ करनी है? उन्होंने कहा ठीक है, बढ़िया। पिताजी तो चाहते थे, पिताजी तो ये कहते थे कि मेरे पास में माड़ीपाना नहीं है, हमारे लोकल लैंग्वेज में माड़ीपाना बोलते हैं आप, टाइटल डीड। उनके पास में इस एलएलबी की डिग्री नहीं थी। यदि उनके पास एलएलबी की डिग्री होती तो फ्री के अंदर लोगों के केस लड़ते, वो इतने परोपकारी थे। अच्छा हाँ, तो सर मतलब एक वहां से आप इंस्पायर हुए? हाँ, इंस्पायर। पिताजी ने मेरे को इस बारे में रोका नहीं, कहा कि जरूर तेरी इच्छा है तो तू एलएलबी कर। और सर मेरे को खैर 1975 बहुत पुरानी बात हो गई, तो 1975 में सर शायद तब एडवोकेट्स भी बहुत कम रहे होंगे और कॉलेजेस भी बहुत कम रहे होंगे सर तब? बहुत कम कॉलेज से। मैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर रामप्रिया कॉलेज से मैंने एलएलबी की। बीकानेर, जैसलमेर में तो व्यवस्था थी नहीं, वहां तो बीकॉम तक की व्यवस्था थी जी। फिर मैं बीकानेर गया, बीकानेर से मैंने रामप्रिया कॉलेज से एलएलबी की वहां से। तो सर कैसा फील होता था जब आप लॉ कर रहे होते थे कि अब हम एडवोकेट बन जाएंगे? तब ऐसा होता था कि अब मैं आगे क्या करूंगा? नहीं, वो तय था कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है, ये पहले से तय था। लेकिन उस समय मैंने ये भी सोचा कि दिन भर लॉ की हमारी क्लासेस नाइट क्लासेस थी। तो मैं सोचा दिन भर क्या करेंगे, तो मैंने एक और डिग्री लेने के हिसाब से ICWA कोर्स भी किया मैंने। बिल्कुल, जिसको आज सीएमए कहते हैं। आज सीए के इक्विवेलेंट है वो। बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट उसे बोलते हैं। दैट इज इक्विवेलेंट टू सीए है। बिल्कुल, तो वो मैंने कोर्स करने की कोशिश की। उसका सारा इंटरमीडिएट का सिलेबस भी मंगा लिया, कलकत्ता से वो कोर्स होता था। लेकिन वो इंग्लिश मीडियम का कोर्स था और उसमें कुछ फिजिक्स के भी चैप्टर थे। जैसे एक पेपर था फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड इंजीनियरिंग, मेरे को इंजीनियरिंग आती नहीं थी तो मैं उसमें फेल हो गया। तो फेल हो गया तब मैंने उसके आगे अपने पार नहीं पड़ती, अपनी क्षमता का मालूम है तो अपन इस कोर्स को अब छोड़ देते, अपन केवल एलएलबी पर कंसंट्रेट करते। एलएलबी मेरे फर्स्ट डिवीजन बन गई थी तो मैंने एलएलबी को ही अपना कैरियर बना लिया। सर तो तब लॉ में फर्स्ट डिवीजन 3 में बनाना बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन हमारी क्लास के अंदर पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट थे। हमारी कॉलेज में उस समय 13 लड़कों ने फर्स्ट डिवीजन की एलएलबी में, फर्स्ट डिवीजन में। मैं सर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बता देता हूँ, 5 ईयर में इतने परसेंट बनाना बहुत 5 ईयर नहीं, 3 ईयर लॉ कोर्स होता था। मैं बिल्कुल 5 ईयर तो 86 में शुरू हुआ है। हाँ, मैंने तो 80 में कर ली थी एलएलबी। नहीं सर, 5 ईयर में आज भी जब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आराम से 60% बन जाते हैं तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि 3 ईयर में इतने मार्क्स बनाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कम लोगों के बनते हैं। तो सर फिर आपका प्लान था कि प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपके मार्क्स भी अच्छे थे, फर्स्ट डिवीजन थी, लेकिन सर वो जो स्किल की जो कमी रहती है लॉ करने के बाद में भी हमें वो प्रैक्टिस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पता नहीं होते, तो उसके लिए सर फिर आपने कैसे सोचा? उसके लिए मैंने सोचा कि मेरे को एक ऐसा वर्सेटाइल एडवोकेट बनना है जिसके पास सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू तीनों साइड का नॉलेज हो। तो एक ऐसे
एडवोकेट गुरु को पकड़े जो जो ये तीनों बातें अपन सिखा सकता हूँ। तो मेरे को वहां पर एक बहुत ही अच्छे एडवोकेट मिले बीकानेर के अंदर, जो संयोग से मेरे बाबा के यानी पिताजी के बड़े भाई साहब के वो दोस्त भी थे। अच्छा। तो मैंने अपने बाबा को कहा कि आप मेरे को उनसे मिलाइए और उनको आप मेरी सिफारिश कीजिए कि मैं उनके ऑफिस को ज्वाइन कर सकूं। तो उन्होंने कहा चल मैं मिला देता हूँ। हाँ। उन्होंने मेरे को मिला दिया अपने दोस्त से कि भाई कल से ये आपके यहाँ पर आएगा। तो उन्होंने कहा जरूर आवे। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अपने को अच्छे गुरु मिल गए हैं जिनके पास सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू तीनों केसेज है। और मैं भी ये तीनों ज्ञान लेकर के जैसलमेर में प्रैक्टिस करना चाहता था, क्यों वहां पर जैसलमेर में केवल यदि एक के भरोसे रहोगे तो आपकी आजीविका नहीं चल पाएगी। तो सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू वहां पर काफी नहरी इलाका भी है जैसलमेर में। अच्छा। मोहनगढ़, रामगढ़ में बहुत नहरें आई हुई है। तो नहरों के भी मुकदमे होंगे तो रेवेन्यू नॉलेज भी होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो मैंने उस हिसाब से उन एडवोकेट साहब की शरण ली, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वहां पर मैं कुछ सीख नहीं पाया या वे सिखा नहीं पाए, लेकिन मेरे को वहां से कुछ ज्यादा कुछ मिला नहीं। सर ये बात कब की है जब आप लॉ कर रहे थे? 80 की बात है ये। तो आप जब मैं थर्ड ईयर के अंदर मैं था उस समय। थर्ड ईयर में थे तब आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। मैं बीकानेर कस्टडी में जाना शुरू कर दिया था। लेकिन वहां का मेरा जो अनुभव है थोड़ा अच्छा नहीं रहा। अच्छा इस सेंस में नहीं रहा कि एक तो उस समय कमाई का कोई साधन नहीं था, है ना, और हमको खुद को भी कोर्ट में जाने के लिए अपने घर से ही पैसे ले जाने पड़ते थे, चाय आदि पीने के लिए भी, क्योंकि लंच टाइम के अंदर कौन पिलाता। एक दिन अपना एक दोस्त पिला, दूसरा तीसरे दिन तो अपनी बारी आएगी। तो इसलिए वो बड़ी समस्या रहती थी। नए एडवोकेट सामने कुछ न कुछ यदि उसको उसके जिस एडवोकेट के साथ तो प्रैक्टिस करता है वो यदि उसे थोड़ी बहुत मॉनेटरी हेल्प करे ना तो उसका थोड़ा बहुत लिवलीहुड चल सकता है। सर तो मतलब आपको भी ये बात लगती है कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको यंग एडवोकेट्स को अच्छे से कॉम्पनसेट करना चाहिए? थोड़ा बहुत तो कम्पनसेट, अच्छे से तो नहीं, थोड़ा बहुत तो करे ताकि वो उसका लिवलीहुड तो चलता रहे। उसको कम से कम वो घर से कोर्ट तक आता है, कोर्ट से वापस आता है, पेट्रोल के पैसे उसको मिल जावे, एक स्टाइपेंड जैसे कहते हैं ना वो भी मिल जाए तो भी उसको वो जुड़ा रह सकता है उनसे लंबे टाइम तक, वरना वो जुड़ा नहीं रह सकता। सर तो ऐसा मतलब है क्यों? मेरे को भी ये बात जाननी है कि जो सीनियर एडवोकेट्स है वो मतलब कंपैरेटिवली इतना कम क्यों पे करते हैं सर? उसकी वजह है ना, सीनियर एडवोकेट भी कंपटीशन के युग में जी रहे हैं, उनका भी अपने सीनियर से कंपटीशन है, इसलिए वो हर एक को इतना समय दे नहीं पाते हैं। उनकी भी मजबूरी है कुछ न कुछ। तो हमारे एडवोकेट तो अपने भाई को भी टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो उस कंपटीशन के अंदर इतने लगे हुए थे कि उनको जब तक दिन के अंदर 200-500 रुपए नहीं कमा ले हुए तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको भी उनकी पारिवारिक परिस्थिति उनकी भी ऐसी थी। राइट। इसलिए फिर वो, और दूसरा सिखाने के लिए टाइम चाहिए। टाइम वो चाहते थे कि आप हमें ऑब्जर्व करते करते सीख लो। आप यदि इतने होशियार हो कि ऑब्जर्व करते सीख जाओ तब तो ठीक है, और आप चाहो कि नहीं वो हमारे को कुछ लेक्चर भी देवे तो इतना उनके पास समय नहीं है। इसलिए यंग एडवोकेट को मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने बॉस की हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करे। सर तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब कॉलेज में पढ़ाई हो रही है वहीं पे उनको पैरेलली प्रैक्टिस के एस्पेक्ट्स भी सिखाए जाए? वो हो तो अति उत्तम है, वहां पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखा दिए जाए तब तो उसका बहुत ही हेल्प मिल सकती है। लेकिन कोर्ट में तो कॉलेज में तो थ्योरेटिकल पोर्शन सिखाया जाता है, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी ये पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वहां पर कैसे आपको हाउ टू गेट टेम्परेरी इंजंक्शन, राइट, उसके लिए आप किस तरीके से प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इररिपेरेबल लॉस, ये कैसे आप पुटअप करोगे, वो तो आपको एडवोकेट ही सिखा पाएगा। बिल्कुल सर, इसलिए वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए एडवोकेट के पास जाना तो चाहिए, लेकिन आप अपनी व्यवस्था करके जाइए, क्योंकि उनके पास में इतनी सामग्री नहीं है कि वो आपको भी हेल्प करे, खुद का भी परिवार पालन का पोषण करे, ऐसा नहीं हो सकता। सर मैं कई बार ये बोलता हूँ कि जैसे सर एमबीबीएस कोई स्टूडेंट करता है तो वो हॉस्पिटल जाता है, वहां पे वो प्रैक्टिकल भी सीख रहा है मेडिकल कॉलेज में और थ्योरेटिकल भी सीख रहा है। तो सर ऐसा कुछ सिस्टम आगे नहीं डेवलप कर सकते हम लॉ में भी कि जो लॉ कॉलेजेस हैं वो कोर्ट में ही खोल दिए जाए, ताकि एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हों जो कोर्ट में पढ़ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं? सर ये हम नहीं कर सकते? नहीं, उसमें आपका केसमेंट एरिया कहाँ रहेगा, आपको केसेस कहाँ से आएंगे? केसेस तो आपको कस्टडी में आएंगे। इसलिए आपको जैसे मेडिकल स्टूडेंट के लिए मेडिकल कॉलेज या एसएमएस एक प्रकार का वो ट्रेनिंग सेंटर ना, वैसा एक ट्रेनिंग सेंटर आपका यदि कचहरी में खुल जावे तो वहां पर आपको फिर भी सीखने को मिल सकता है, और फिर वहां पर आपका प्रोफेसर भी साथ में जावे, वो भी आपको गाइड करे। प्रोफेसर ने तो वहां पर आपको एलएलबी की डिग्री देके छोड़ दिया, आप जो अपना काम जाने, तो वो व्यवस्था यदि हो जावे तो वो कुछ अच्छा ही हो सकती है उसके अंदर। सर यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन आ गया है जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है कि 3 ईयर प्रैक्टिस,
तो सर 3 ईयर प्रैक्टिस तो आपको बार में मिलेगी, बेंच में तो नहीं मिलेगी सर। और वो ये कहा जा रहा है कि बेंच में आने के लिए आपको 3 ईयर प्रैक्टिस बार में रिक्वायर्ड है। तो सर आपका क्या ओपिनियन है कि सर क्या गारंटेड है कि अगर मैं 3 साल बाद एग्जाम दूंगा तो मैं एक अच्छा जज बन पाऊंगा या मेरे पास ज्यादा नॉलेज होगी? देखिए, ये 3 साल की एक्सपीरियंस का अनुभव तो आपको बाहर ही देगी। बाहर देने के बाद उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है इन 3 साल की प्रैक्टिस में आप बहुत सारी दूसरी बातें सीख लो जो कि आपके कोर्स के अंदर जो है ना सिलेबस में वो नहीं सीख पाओ। इसलिए आपको पैरेलल वो दोनों तैयारी करनी चाहिए। आपको बुक्स भी तैयारी करनी चाहिए और प्रैक्टिस की भी तैयारी करनी, तब जाकर 3 साल बाद में इस नियम की भी पालना हो जाएगी और आप कंपटीशन के लिए भी क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए आपको दोनों की तैयारी चाहिए आपको। तो सर यहाँ पे मैं एक बार वापस से सर आप पे ही आऊंगा कि आपकी जो जर्नी थी, क्योंकि आपकी जर्नी से स्टूडेंट्स को आइडिया मिलेगा कि कैसे उन्होंने, जैसे कि आपने बताया कि एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया कि आपके फादर को अरेस्ट कर लिया गया, इतने दिनों तक वो रहे, जेल में रहे, फिर आप बीकानेर आए, आपने लॉ किया, फिर आपने 1 साल सर इंटर्नशिप भी करी और आपको लगा कि इंटर्नशिप इट्स नॉट वर्किंग आउट, है ना? तो फिर आपने क्या सोचा कि अब क्या करना चाहिए? फिर आपको ख्याल आया कि जुडिशरी करनी चाहिए? नहीं, मेरे को उससे पहले मेरे को ये ख्याल आया कि मैं मेरे लेक्चरर जो प्रोफेसर उनकी लाइफ स्टाइल देखता था। मेरे को ये शाम को केवल पढ़ाते 3 घंटे, उनको पूरे पैसे मिलते हैं, तो अपन क्यों ना अपना ऑब्जेक्ट ही चेंज कर लें, एडवोकेसी के बजाय अपन लेक्चरर ही बन जावे, प्रोफेसर ही बन जावे। तो इन्होंने जो पढ़ाई की है वो 2-3 साल और कर लेते हैं, उसके बाद में LLM कर लेंगे, बाद में अपन प्रोफेसर बन जाएंगे, तो अपने लिवलीहुड के लिए कम से कम ठीक रहेगा। तो मैंने उस दौरान में जब मैं कचहरी जाता था तो उस समय फिर मेरा उच्चाटन हो गया मेरा वहां से। फिर मैंने कहा कि अपन LLM करेंगे, 2 साल के LLM करेंगे, उसके बाद में अपन प्रोफेसर बनेंगे। तो मैंने ये सोच कर अपना जो एम एंड ऑब्जेक्ट वो चेंज कर दिया। मैंने एडवोकेसी का पूरा आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। हाँ। फिर मैं LLM करने के लिए जब LLB मेरी हो गई फर्स्ट डिवीजन से, तो मैं फिर जयपुर चला गया LLM करने के लिए, और मैंने LLM में एडमिशन लिया और 2 साल बड़ी मेहनत की और LLM मेरे LLM हो गया मेरा। सर एक बात तो मुझे कहनी पड़ेगी कि आपने इतने बोल्ड स्टेप्स लिए कि अब मुझे ये करना है, तो आप पहले जैसलमेर से बीकानेर गए, फिर आप बीकानेर से जयपुर आए, तो अब टाइमली शायद डिसीजन लेना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर, कि जो आपने जो एक अपना पूरा प्लान रखा कि अभी अगर ये काम नहीं करा तो मुझे ये करना है। हालांकि मेरे को बीकानेर में भी वहां पे LLM की सुविधा थी, तो मैं चाहता था तो बीकानेर भी कर सकता था, लेकिन बीकानेर में इतना स्कोप नहीं था। बीकानेर में केवल मात्र एक ही ब्रांच थी, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रांच थी, यहाँ पर दूसरी ब्रांचेज भी थी। तो मैंने कहा कि मेरे को पार्ट 2 के अंदर फैमिली लॉ लेनी है, तो मैं पहले से ही पार्ट 1 भी वहीं से ही करूँ। तो इसलिए मैंने जयपुर का डिसीजन लिया। ठीक है सर, फिर आप जयपुर आ गए? जयपुर आगे मैंने यही यूनिवर्सिटी में रह करके, हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करके, और मैंने LLM मई 83 में मैंने एग्जाम दे दिया और मेरा जून जुलाई के अंदर रिजल्ट आ गया और मेरी 3rd पोजीशन आ गई उसमें फर्स्ट डिवीजन किसी की नहीं बनती थी। 55 पर तो पास होते थे, 55% पर मेरी 57% बनी, तो मैं उसमें 3rd रैंक मेरी आ गई थी। और सर उसका एडवांटेज क्या मिला? उसका एडवांटेज मुझे तुरंत ये मिला कि मुझे लेक्चरशिप तुरंत मिल गई, एडॉक लेक्चरशिप। एडॉक लेक्चरशिप का उस समय ये फॉर्मूला होता था कि आपके LLM के जो मार्क्स हैं उसके अंदर आपके 10वीं में, 12वीं में और LLB में यदि आपका फर्स्ट डिवीजन है तो 1, 2 और 3 यानी 6 नंबर, तीनों में आप फर्स्ट डिवीजन है तो एक नंबर तो आपको 10वीं का, 2 नंबर 12वीं के, और LLB में आप फर्स्ट डिवीजन है तो 3 नंबर उसके। तो मेरे 57 में 6 नंबर और जुड़ गए, तो 63% हो गए। और 2% उसमें उसके मिलते थे अनुभव के। यदि 1 साल आपने पढ़ा लिया, 2 और जुड़े, तो मेरे से पहले जो लेक्चर लगे हुए थे, मान लो उनके 55 में की हुई और उनके किसी में फर्स्ट डिवीजन नहीं है, तो 55 में 2 जुड़ गए, 57, 1 साल और कर ली, 59 हो गए। बिल्कुल। तो मैंने ऐसे लोगों को हटा करके और मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरिट में आ गया था। तो मेरे को तुरंत 63% में मेरे को यहाँ पर नागौर कॉलेज में पोस्टिंग मिल गई, एडॉक लेक्चरशिप, जुलाई से लेकर अगले मई तक की। तो मैंने वहां पर पढ़ाना भी शुरू कर दिया। तो मेरी ये पहली सर्विस है, LLM का मुझे ये फायदा मिल गया, मुझे तुरंत ही नौकरी मिल गई, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। 7 नवंबर 83 को मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। सर तो फिर अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ तक आप पूरा सेटल हो चुके हैं? नहीं, सेटल नहीं हुआ, अभी मैं टेम्पररी एडॉक लेक्चरर था, फुल फ्लैश नहीं बना था। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? फाइनेंशियल मेरे को थोड़ा सी
आधार मिल गया। फिर सर क्या उसके बाद परमानेंट लेक्चरशिप भी मिली? हाँ, परमानेंट लेक्चरशिप के लिए अलग आरपीएससी का कंपटीशन देना पड़ता है। आरपीएससी की स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसका इंटरव्यू होता है, उसके बाद में परमानेंट लेक्चरशिप मिलती है। ये तो एडॉक लेक्चरशिप है। ठीक है। तो एडॉक लेक्चरशिप एक प्रकार का टेम्परेरी जॉब है। लेकिन आप मतलब थोड़ा सेटिस्फाइड हो गए होंगे तब कि आप? हाँ, सेटिस्फाई में हो गया, पर राजाशाही नौकरी थी। हाँ। वहां पर 2 घंटे पढ़ाना, लेकिन 2 घंटे पढ़ाने के लिए फिर मुझे समझ में आया कि उनकी लाइफ 2 घंटे जो पढ़ाते थे वो दिन में 5-10 घंटे पढ़ते थे, तब जाकर 2 घंटे पढ़ाते थे। बिल्कुल। तो मेरे को मेहनत तो उसमें भी करनी पड़ी काफी। बच्चों को शाम का टाइम में पढ़ाना, लेकिन उसके दिन भर मेरे को खुद को पढ़ करके और समथिंग एक्स्ट्रा बुक्स में उसके अलावा चीजें देनी पड़ती थी, तब जाकर वो ठहरते थे, वरना तो क्लास छोड़ के बंक मार जावे, है ना। सर यही हम स्टूडेंट से बोलते हैं कि आप लोगों को एक लेक्चर लगता है कि एक लेक्चर है, लेकिन उसको डिलीवर करने में बहुत मेहनत लगती है। जो प्री प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है सर। तो फिर सर अभी तक आपकी प्रैक्टिस हो गई, लॉ भी हो गया, लेक्चरशिप भी आ गई, फिर नेक्स्ट उसके बाद आपने? फिर मैंने कहा कि अब अपने को, उस समय आरएएस का भी चलन था, तो मैंने कहा आरएएस जब करेंगे तभी जाकर के अपने को स्थायित्व तो मिलेगा आरएएस के अंदर। तो मैंने आरएएस का भी कंपटीशन दिया, क्योंकि मेरे टाइम में भी हम एलएलएम किए हुए तो फेल हो गए आरएएस में, और जो बीए बीकॉम थे वो पास हो गए थे, तो डिवोटेड थे। बिल्कुल, हम तो इधर आ गए थे। तो मैंने आरएएस आरटीएस का कंबाइंड एग्जाम होता तो वो दिया, तो मेरे कुछ नंबर कम आए, तो मेरे को आरटीएस में मेरा सिलेक्शन हो गया, यानी राजस्थान तहसीलदार सर्विस के अंदर, उसमें सिलेक्शन हो गया। तब मैंने कहा अब पक्के हो गए। हालांकि मेरे को सैलरी कम हो गई, लेक्चर में ज्यादा सैलरी मिलती थी मेरे को, आरटीएस में कम मिलती थी, लेकिन मैंने कहा ये परमानेंसी तो है कम से कम, अब निकालेंगे तो नहीं कभी। बिल्कुल। तो मैंने वो भी ज्वाइन कर ली। वो मैंने 15 अक्टूबर 85 को ओटीएस में ज्वाइन कर ली ट्रेनिंग के लिए। 7 नवंबर 83 तो एडॉक लेक्चरशिप, 15 अक्टूबर 85 तहसीलदार जॉब मैंने ज्वाइन कर लिया जी। और अब तहसीलदार की जॉब मिलने के बाद पूरा, उसके बाद भी मेरे को संतुष्टि हुई नहीं। तब मैंने कहा आरजेएस भी अपन एलएलएम किए हुए हैं, एलएलबी वाले आरजेएस बन रहे हैं, तो एलएलएम है, तो मैंने कहा अपने को एक और ट्राई करनी चाहिए। तो दूसरा एक और कारण भी है आरजेएस का, कि मैं मेरे एक दोस्त जो मेरा बन गया था आरजेएस, उसके यहाँ पर मैं और मिसेज दोनों मिलने गए। मेरे को यही जानना था सर। तो उसने हमारे को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया। मैंने कहा ये क्या, कल तक तो मैं इसको खुद को पढ़ाता था, मैं अपने क्लास के अंदर अच्छा पढ़ने वाला था, तो मैं उसको पढ़ाता था, और अब वो मेरे से पहले बन गया, क्योंकि मैं एडॉक लेक्चरशिप था, बड़ी खुश था। मैंने कहा अपने को आरजेएस करनी नहीं है, ये बड़ी राजाशाही नौकरी है, तो अपन यही करेंगे, अपने को माथापड़ी करनी नहीं है। लेकिन उससे मिलने गया तो उसने हमको जो ट्रीटमेंट दिया था, मिसेज ने कहा ये तो आप तो इसको पढ़ाते थे, आप भी मेहनत करो तो इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने फिर मेहनत की, तो दोबारा मैंने एग्जाम दिया, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी हो गया सिलेक्शन। तो यहाँ सर क्रेडिट मैम को मिलना चाहिए। मैम को मिले या मेरे उस मित्र को मिले जिसने हमको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया था, उससे भी प्रेरित होकर के मैंने। तो सर मतलब नेगेटिव इमोशन भी काम करता है कई बार आपको जब अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है ना, तब आप दृढ़ संकल्प कर लेते हो, मेरे को यही पोस्ट प्राप्त करनी है, और भगवान फिर आपका साथ देता है। यदि आप मेहनत करते हो तो भगवान भी आपके साथ में आता है। तो सर आपका मतलब आरजेएस का फर्स्ट अटेम्प्ट था? मेरे को 4 अप्रैल 88 को मेरे को आरजेएस वाली नौकरी भी मिल गई मेरे को। और सर तब तो कोचिंग्स भी नहीं होती थी, आपने सेल्फ स्टडी की? उस समय कोचिंग का माहौल था, ऐसी बात नहीं है, जयपुर में कोचिंग थी। उस समय हमारे सुथार साहब एक होते थे, बिल्कुल SL सुथार साहब, वो कोचिंग थे, वो अकेले थे, 1 मैन शो था उनका। अब तो बहुत सारी कोचिंग खुल गई है, लेकिन सुथार साहब पढ़ाते थे। लेकिन मैं सुधार साहब ने हमारे को एलएलएम में तो पढ़ाया था, लेकिन उनकी कोचिंग तो मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन मेरे एक गुरु थे जो बीकानेर पढ़ाते थे, सुभाष पुंज, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा। सुभाष पुंज ने हमारे को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। वो हालांकि हमारे से पहले बैच में सेलेक्ट भी हो गए थे, अब तो 2009 में उनका निधन भी हो गया, लेकिन उन्होंने हमको पढ़ाया था अच्छी तरीके से, तो हमने उन्हीं की बदौलत हम भी आरजेएस में आ गए। सुभाष पुंज, तो उन्होंने सर आपकी बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी थी उन्होंने, बीकानेर में रहते हुए भी। और सर जब आपका इंटरव्यू तब हुआ होगा आरजेएस का? जब इंटरव्यू तो हुआ था, इंटरव्यू हमारा अजमेर में हुआ था। इंटरव्यू में अच्छी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, इंटरव्यू भी अच्छी एलएलएम किया हुआ था, तो इंटरव्यू में मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं। तो सर आपका जो एक्सपीरियंस था जो राजस्थान तहसीलदार सर्विस में, वो आपको काफी काम आया होगा वैसे? राजस्थान तहसीलदार सर्विस का भी काम आया, लेक्चरर का भी काम आया, और एलएलएम का भी काम आया। तो सर उसमें आपने पूरा जो रेवेन्यू लैंड लॉज, आपने मैटर देखे होंगे सर, तो वहां भी कोई इंटरेस्टिंग किस्सा रहा? वहां पर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग किस्सा आया था। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 है, वो अतिक्रमण से संबंधित है। मैं जिस समय जोधपुर में
नायब तहसीलदार था, वहां पर मेरे सामने ऐसा ही केस आया। पटवारी ने पुटअप किया, साहब ये एक अतिक्रमणी है जो अपना प्रपोज पटवारगढ़ जहाँ बन रहा है वहां पर ये अतिक्रमण कर रखा है इसने, इसको डिमोलिश किया जावे जी। तो मैंने दोनों पक्षों को सुन करके और उसको डिमोलिश करने के आदेश दे दिए। अब उस डिमोलिश की एग्जीक्यूशन भी मेरे को ही करना था। ओके। तो मैं एग्जीक्यूशन करने के लिए हमारे को 2 जनों से हेल्प लेनी पड़ती थी। एक तो यूआईटी से गैंग लेनी पड़ती थी जो उसको तोड़ेगी, और एक वो हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस भी लेनी थी कि हमारे पर कोई अटैक नहीं हो जाए। तो मैंने दोनों से वो लिया, सुरक्षा ली। तो ये सुरक्षा लेने में मेरे को दिन भर लग गया। तो सुबह 10 बजे का तोड़ने के गए तो ये व्यवस्था होते होते शाम हो गई। फिर रात के 8 बजे क्योंकि हम जब तोड़ने गए तो अंदर औरतें बैठी थी और अंदर पत्थर थे, और मैंने कहा ये तो पत्थर मारने की इनकी योजना है। तो मैंने कहा कैसे होगा? तब अंदर से तो मैं भी घबरा रहा था कि पत्थर कभी भी आ सकता है। तब मैंने कहा इसके लिए क्या कर सकता। मैंने थानेदार जी को कहा, थानेदार जी ये एसडीएम साहब का ऑर्डर है, इसको एग्जीक्यूट कराना है आपको। तो उन्होंने कहा भी कराते हैं। फिर वो गए, जिसने अतिक्रमण करा था उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके उसको कहा कि अपनी औरतों को बाहर निकाल दो वहां से। तब उन्होंने औरतों को बाहर निकाला। जैसे औरतों को बाहर निकाला तो मैंने अपनी गैंग को डायरेक्शन दिया कि आप इसको तोड़ दो आप। तो गैंग ने एक साइड से उसको लगाया, ऐसे लगाते वो धड़ दूस गिर गई पूरी दीवार। अब मेरे कहा तभी पता नहीं आसपास से फोटोग्राफर कोई आगे, उन्होंने इधर उधर से फोटो खींचने लगे। अरे मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि सुबह दूसरे दिन उसका मुकदमा सिविल कोर्ट में लगा हुआ था। ओके। हमारे पर तामील भी हो गई थी। दूसरे दिन मैं कोर्ट में गया, हम तो तोड़ तोड़ा के आ गया। मैंने कहा अब यहाँ से चलो, यहाँ से अब ठहरना उचित नहीं, अब फर्दे आदि वहां पर ऑफिस जाके बनाएंगे कहीं पर भी। तो फर्दे तो हमने बाद में बनाई उसकी। लेकिन दूसरे दिन जब मैं कोर्ट में गया, सिविल कोर्ट में, तो वहां के वकील साहब थे, वो मेरे को डांटने लग गए कि आपने कैसे तोड़े, जब आप पर तामील हो गई थी। मैंने कहा तामील ही हुई थी, ऑर्डर तो नहीं हुआ था कि आपको नहीं तोड़ना है। ऐसा ऑर्डर तो हम कंटेम्प्ट क्यों करते हैं? हम तो करते नहीं, क्योंकि हमको तो अभी तक तो कोई ऑर्डर मिला नहीं था, इसलिए हम अपना काम कर रहे थे, लॉफुल काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद वो ऑर्डर हो गया कि अब आप जो भी टूटी हुई व्यवस्था थी उसी का उनको स्टे मिल गया। सर तो फिर आपने आरजेएस के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आरजेएस के इंटरव्यू में देखिए ऑफ्ट कोटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप इस सर्विस में आना ही क्यों चाहते हैं। प्राय हर स्टूडेंट से ये प्रश्न पूछा जाता है उसके बैकग्राउंड को देखते हुए। तो मेरे बैकग्राउंड को देखते हुए उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि आप अभी तहसीलदार हो अभी एट प्रेजेंट, तो तहसीलदार से आप एसडीएम बनोगे, एसडीएम से कलेक्टर बनोगे, तो फिर इस नौकरी में क्यों आना चाहते हो? मैंने कहा साहब मेरे इस नौकरी में आने के 2 कारण हैं। एक तो मैंने तुलसीदास जी की रामचरितमानस का उल्लेख किया। मैंने कहा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना इसलिए की है कि उनको शांत सुखाय मिले। उन्होंने ये नहीं कहा मैं आम लोगों के भले के लिए कह रहा हूँ, भले आम लोग उसको पढ़ करके अपना उद्धार भले उनका हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा मेरे को इसे शांत सुखाय मिलता है। ये बालकांड में उन्होंने कहा है, पहले अध्याय में ही कहा है उन्होंने कि मेरे शांत सुखाय के लिए रचना कर रहा हूँ मैं। तो एक तो मेरे को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, स्वांत सुखाय मीन्स जॉब सेटिस्फेक्शन, स्वांत सुखाय। दूसरा, आप जो मेरे को ये कह रहे हैं कि आप तहसीलदार से एसडीएम बनोगे, एसडीएम बनने में मेरे को 14 साल लग जाएंगे। तो आप यदि मेरा आज ही आरजेएस में सिलेक्शन करते तो मैं आरजेएस की और एसडीएम की तो सैलरी बराबर है, मैं आज ही 15 साल की यात्रा पूरी कर लूंगा। बिल्कुल। तो मेरे को आर्थिक फायदा भी उसी में होगा, मेरी सैलरी में इजाफा हो जाएगा। तो सैलरी में इजाफा होना भी जरूरी है। तो एक तो सैलरी में इजाफा, और दूसरा जॉब सेटिस्फेक्शन, और तीसरा स्टेटस सिंबल तो ही है, रिकॉग्निशन है समाज के अंदर। एक मजिस्ट्रेट को समाज के अंदर एक सम्मानजनक निगाहों से देखा जाता है। इन कारणों से मैं आना चाहता हूँ इसके लिए। तो सर ये आपने जो बात की ना स्वांत सुखाय, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद इसीलिए हम सब लोग अलग अलग प्रोफेशन को चूज करते हैं, और कई बार हम उसमें पैसा नहीं देखते कि हमें क्या पैसा मिल रहा है। कई बार लोग सोशल सर्विस करते हैं, जहां उनको पैसा कम मिल रहा है वहां भी करते हैं, देश सेवा करते हैं, देश सेवा में नौकरी में जाते हैं लोग। बिल्कुल सर। वहां पर मरने का भी खतरा है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी उनको जज्बा है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, वो जाते हैं उसमें, स्वांत सुखाय है। तो सर जब आप बन गए, आपका सिलेक्शन हो गया आरजेएस में, और उसके बाद मैं हमारी ऑडियंस को ये बता देता हूँ कि सर के जो सन हैं शरद व्यास जी, वो भी जज हैं, और वो एडीजे इनफैक्ट, और उनकी वाइफ भी यानी कि सर की डॉटर इन लॉ, वो भी अभी एडीजे की पोस्ट में है। साथ ही साथ सर की जो डॉटर है स्वाति व्यास, वो भी अभी आरजेएस है। तो और मतलब उसके बाद सर आपके फादर का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने मतलब ये मेरे देखा? फादर ने
मेरे फादर जब तक जीवित थे तब तो स्वाति नहीं बनी थी, अच्छा, लेकिन ओके। स्वाति उस समय 5 ईयर लॉ कोर्स कर रही थी। हम्म, लेकिन मेरे पिताजी ने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी हम्म, कि अशोक से शरद होशियार है हम्म, और शरद से स्वाति होशियार है। हम्म, मैंने कहा स्वाति होशियार है कैसे? हम्म, तो नहीं नहीं, मैं उसका भी हमारे साथ, मेरे पिताजी मेरे साथ में रहते थे ना, जयपुर आते तब बिल्कुल। तब वो देखते थे लाइफ स्टाइल, उसके बोलने की स्टाइल और हम्म, पढ़ने करने की, हम्म, और बहुत फास्ट बोलती थी वो। हम्म, तो वो कहते थे कि ये होशियार है, तुम्हारे हम्म, सबसे होशियार यही है। हम्म, लेकिन पिताजी तो ये कह के गुजर गए। हम्म, लेकिन अब बाद में जब उसने जब टॉप किया तब हमें मालूम हुआ हम्म, कि मैं मेरे बैच में 16वीं रैंक में था, हम्म, मेरा पुत्र अपने बैच में 12वीं रैंक में था, हम्म, और मेरी बिटिया तो अपने बैच में टॉप रैंक में थी। हम्म, तो उनकी वो बात याद आ याद आ गई। गई। तो लेकिन सर, एक आपको नहीं लगता कि एक 1975 का वो एक इंसिडेंट जो था, उसने कितना बड़ा एक इम्पैक्ट डाला? वो नेगेटिव इंसिडेंट नेगेटिव था, लेकिन सर एक फैमिली के ऊपर, जैसा कि हम कई बार लोग कहते हैं, और मैं सर, ये सर एक बार मैं महाभारत देख रहा था, तो महाभारत में ये स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि कर्ण ने पूछा भगवान कृष्ण से कि ना मेरे साथ इतना खराब हुआ, ये खराब हुआ, इसलिए मैंने दुर्योधन का साथ दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब मैं पैदा हुआ तब मेरे माँ बाप जेल में थे, मैं अपने माँ बाप से दूर रहा, उसके बाद मैंने तो इतने कष्ट मैंने देखे पूरी लाइफ में अपनी, मेरे भाइयों को मार दिया गया, लेकिन कि मैंने उसका पॉजिटिव, मैंने सोचा कैसे मैं पॉजिटिव करूं। तो कर्ण, तुमने उसका पॉजिटिव नहीं सोचा कि जो मेरे साथ हुआ वो और लोगों के साथ में ना हो, तुमने हमेशा उसी नेगेटिव को आगे बढ़ाया, तो ये तुम्हारी गलती थी। तो सर 1975 में जो इनफैक्ट इंसिडेंट हुआ, उसको आपने बहुत पॉजिटिव सेंस में लिया। और मैंने कहा कोई बात नहीं, इसने हमारे को जैसे भी ट्रीटमेंट दिया, अपने को मेहनत करके अपने को ये पोस्ट हासिल करनी और भगवान से प्रार्थना करने की मेरे को भी ये पोस्ट मिल जावे और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इसको प्रथम प्रयास के अंदर में सक्सेस मिल जावे। और भगवान ने अपनी सुन ली। अपन यदि शुद्ध भावना से मेहनत करते हैं तो भगवान अपनी सुनता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा देर से मिली कोई बात नहीं, अपन 3 साल बाद में उनके पीछे हुए, अपन भी आगे। वो भी डीजे से रिटायर हुआ, मैं भी डीजे से रिटायर हुआ। हाँ सर, ये एक मुझे ये भी यहाँ पे जानना है कि आपको, मतलब जब आप ऑलरेडी आप सेटल थे, आपके पास गवर्नमेंट जॉब थी, तो फिर आपको किसने इंस्पायर किया कि अब मेरे को जुडिशरी का एग्जाम देना है? कोई ऐसा मूवमेंट आया होगा सर? भाई एक तो मूवमेंट ये है कि मेरे मित्र ने मेरे को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया, हाँ, हाँ, और वो भी पत्नी के साथ में। तब पत्नी ने कहा कि आप भी तो प्रयास करो, आप तो इनको पढ़ाते थे, जिनको पढ़ाते वो पढ़ गए, पढ़ कर पास हो गए, आप तो पीछे रह गए। तो मैंने कहा अगली बार मैं भी मेहनत करता हूँ, तो अगली बार मैंने भी मेहनत करके मेरे को भी पोस्ट मिल गई, ऐसी कोई खास बात नहीं है। और सर फिर आपने एक वो फाउंडेशन जो स्टैब्लिश कर दी, जिसका मतलब वो एक लीगेसी आपने बना दी सर। उसके बाद तो बच्चों ने हमारी अपनी लाइफ स्टाइल देखी ना, उस हिसाब से उनको भी लगा कि पापा जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, कि मतलब पोस्ट मिलने के बाद में भी मैं मेहनत करके और जजमेंट कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने भी देखा, रात दिन देखते थे। तो फादर जो होता है ना, वो बच्चों का रोल मॉडल होता है। बच्चे अपने फादर को देख के ही अपनी आगे की प्लानिंग तय करते हैं। तो मेरी लाइफ स्टाइल को देखते थे, तो उन्होंने भी देखा कि हम भी मेहनत इस तरीके से करें, अब पापा का गाइडेंस तो है ही, तो उन्होंने मेरे गाइडेंस के तहत काम किया, तो उनको भी उसका फायदा मिला है। और सर वो स्टूडेंट्स जिनके फादर अगर जुडिशरी में नहीं है या वकालत के प्रोफेशन में नहीं है, उनको सर आप क्या गाइड करेंगे, क्या करना चाहिए उनको? भाई मेरे भी फादर इस प्रोफेशन में नहीं थे, मैं अकेला ही था। तो आपको मेहनत करना है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए मैं बच्चों को, अपने बच्चों को, और जो भी आरजेएस के जो एस्पिरेंट है जो देख रहे हैं, उनको ये कहूंगा कि उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य पुरीसन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से सब कार्य में सिद्धि मिलती है। उद्यम से यानी मेहनत से ही। आप कोई कल्पना करो, मनोरथ करो, उससे आपको कोई चीज नहीं मिलती। यदि शेर अपनी मांद में बैठकर, गुफा में बैठकर कल्पना करे कि मेरे मुंह में मृग आ जावे, तो नहीं आता है, उसे जंगलों की खाक छाननी पड़ेगी। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप मेहनत करोगे तो आप हर चीज प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अब आज का जमाना कंपटीशन का युग है, तो आपको मेहनत भी स्मार्ट मेहनत करनी पड़ेगी। एक शब्द और जोड़ना है, स्मार्ट मेहनत। केवल मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत करेंगे। स्मार्ट मेहनत का मतलब है कि ऐसी मेहनत करो कि कम टाइम में आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाए। तो उसके लिए आपको जो जो व्यवस्था करनी पड़ी, उसकी आप व्यवस्था करो, ताकि कम टाइम में आप ज्यादा उपार्जित कर सको। मतलब अगर कोचिंग करें या फिर प्रैक्टिस करें, हाँ, जो भी आप कोचिंग करो, कोचिंग करो, अपने अच्छे गुरु की हेल्प लो, मॉक इंटरव्यू की हेल्प लो, अच्छे अच्छे वीडियोस तो इस प्रकार के देखो, बिल्कुल, जिससे आपको प्रेरणा मिले। तो आप और अच्छी सी जीवनियां पढ़ो। आपको यदि अच्छा एडवोकेट बनना है तो अच्छे एडवोकेट की जीवनी पढ़ो।
जी। आपको अच्छा जज बनना है तो जज की जीवनी पढ़ो, आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की जीवनी पढ़ो, तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं थी तो वो पढ़ोगे तो आप भी उनकी तरह बन जाओगे। सर आपको क्या क्या चैलेंजेस आए थे मेजर अपनी सर्विस में? मतलब मेरे कहने का मतलब ये सर, कई बार ऐसा भी रहा होगा कि मीडिया प्रेशर है किसी केस में, या मीडिया इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है कई मीडिया बार। का प्रेशर तो नहीं होता था, लेकिन मीडिया की खबरें पहले दिन, अपन जब फैसला करते हैं उसके पहले दिन कोई खबर आ जाती थी, लेकिन उस खबर से आपको प्रभावित नहीं होना है। मेरे सामने भी ऐसे मामले आए जब मैं एक केस को डिसाइड कर रहा था कि एक फैक्ट्री मालिक के खिलाफ के अंदर ये आरोप था कि उसने खेतों की जमीन को अनउपजाऊ कर दिया, अपना पानी वेस्ट पानी बहा करके, और उसके अंदर उनकी ओपिनियन भी आ गई थी मीडिया की, इस तरीके से हमारी इतनी एकड़ भूमि वो बंजर हो गई है। लेकिन फाइल पर ऐसा कोई तथ्य था नहीं। फाइल पर यदि ये तथ्य हो कि वेस्ट पानी की वजह से वो फाइल वो जो मृदा है, मिट्टी है, वो उर्वरक उसकी उर्वरक क्षमता कम हो गई है, तब तो ये बात समझ में आती है। लेकिन ऐसी जो रिपोर्ट के अभाव में आप उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसलिए मीडिया से आपको प्रभावित नहीं होना है। हाँ, एक पहलू जरूर है कि यदि वो पानी वेस्ट पानी डालेगा तो जमीन खराब तो होगी, लेकिन ऐसी आपके पास में तथ्य होना चाहिए, ऐसी साइंटिफिक रिपोर्ट होनी चाहिए, तब जाकर के आप उसे दंडित कर सकते हैं। क्योंकि क्रिमिनल केस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको केस को प्रूव करना है, आप अनुमानों के आधार पर सजा नहीं दे सकते किसी को भी। तो ये मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर यहाँ पे, कि आप जब तक आपके पास आप इन्फ्लुएंस ना हो जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही है। और सर कभी कोई ऐसा केस भी है आपको लगा कि ये केस बड़ा फनी केस है या बेवजह का केस था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या आपको लगता था कि ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, या कोई ऐसा केस? इंटरेस्टिंग तो केस खूब है। इंटरेस्टिंग तो ऐसे केस है जिसमें वादी और प्रतिवादी दोनों ही कई बार ऐसे भी केस आते हैं जिसमें वादी जो जीतने के लिए आया है वो हार जाता है, और प्रतिवादी जो हारने के आया है वो भी हार जाता है, और एक तीसरी पार्टी और जीत जाती है। अच्छा, ये कैसे? ये एक बड़ा रोमांचक बात है। हालांकि ये मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन मैं इसका उत्तर आपको, एक मैंने जीवनी पढ़ी है अपने राजस्थान हाईकोर्ट के जज साहब रहे हुए शिव कुमार जी शर्मा, जो अब दिवंगत हो गए हैं, उन्होंने एक अपनी जीवनी लिखी है, वक्त ने लिखा है मुझे, वक्त ने लिखा है मुझे। उसमें उन्होंने अपनी एडवोकेसी के जो उन्होंने चर्चा की है, उसके अंदर उनके सामने फर्स्ट केस बजरंगा का केस है, क्रिमिनल केस, और सेकंड केस है रिचपाल सिंह का। उसके अंदर रिचपाल सिंह एक व्यक्ति था जो कि हरियाणा का रहने वाला था। वो हरियाणा से पढ़ाई करके और कोटा के अंदर पोस्ट मास्टर बन गया, और उसकी शादी हो चुकी थी हरियाणा के अंदर। ठीक है। भगवती देवी उसकी वाइफ का नाम था, लेकिन वो अपनी वाइफ को कभी कोटा लाया नहीं, और कोटा में पूरे टेन्योर में रहा, पोस्ट मास्टर से रिटायर हो गया, गुजर भी गया। और उस गुजरने से पहले वो उसके साथ में एक सूरज कंवर नाम की महिला रहती थी, और उसने एक प्रताप सिंह नाम के लड़के को गोद भी ले लिया। उसके गुजरने के बाद में प्रताप सिंह ने सूरज कंवर पर मुकदमा दायर किया कि मैं एडॉप्टेड सन हूं, इसलिए सारी संपत्ति मुझे दी जाए और इसको कुछ भी नहीं दी जाए। उसने प्रतिवादी के रूप में जवाब दिया सूरज कंवर ने कि मेरे पास में विल के आधार पर है, मेरे पास रिचपाल सिंह ने मेरे फेवर में विल लिख रखी है, इसमें विल के माफिक मैं उसकी स्वामी नहीं हूँ, इसलिए इनको नहीं दी जाए। लेकिन जब मुकदमा चलने लगा और प्रताप सिंह के जो ओरिजिनल फादर थे उन्होंने सोचा मुकदमा तो बड़ा लंबा चलेगा, तो क्यों ना दोनों को बिठा करके राजीनामा कर ले। तो उन्होंने एक दिन उन दोनों के अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति के अंदर एक मीटिंग की, मीटिंग करके और सूरज गौर को राजी कर लिया कि आधी संपत्ति तू ले ले, आधी संपत्ति रिचपाल सिंह की प्रताप सिंह ले ले। दोनों सहमत हो गए, और एक तीसरे वकील साहब के पास में गए और उनसे राजीनामा लिखवा लिया। इसी दौरान में सूरज कंवर का जो सपोर्ट कर रहा था एक कीरत सिंह नाम का व्यक्ति, उसने कहा ये तो आपस में मिलीभगत का खेल कर लिया। तब वो कोर्ट के अंदर गया, कोर्ट में गया एक, और शिव कुमार जी से मिला। शिव कुमार जी उसमें वकालत कर रहे थे, तो शिव कुमार जी ने कहा आपके वकील जो है उन्हीं से मिलो आप। तो उन्होंने वकीलों को तो उन्होंने छोड़ दिया, आप बताइए इसके अंदर क्या है। और उसकी शादी हुई थी। तब उन्होंने कहा भगवती देवी के सारे डॉक्यूमेंट लाओ, वो उसकी लीगली वैलिड वाइफ थी। अच्छा, ओके। तो वहां से उसके सारे डॉक्यूमेंट लाए। तब पता चला कि प्रताप सिंह को गोद लेने के वक्त भगवती देवी जीवित थी, उसकी तो सहमति ली नहीं गई थी। अच्छा, अडॉप्शन के लिए रिक्वायर्ड है, उसके बगैर वैलिड अडॉप्शन हो नहीं सकता। तब प्रताप सिंह का केस तो ऐसे ही खारिज हो रहा था।
तब उन्होंने ऑर्डर 1 रूल 10 की एक दरखास्त लगाई कि साहब इस केस के अंदर राजीनामा भी तस्दीक नहीं किया जावे, पहले ये डिसाइड किया जावे कि इसके अंदर भगवती देवी जो है वो इसके अंदर आवश्यक पक्षकार है या नहीं है। वो इसके अंदर आवश्यक पक्षकार है, इसलिए उसको संयोजित किया जावे। तो उसको संयोजित किया गया। संयोजित करने के बाद के अंदर अल्टीमेटली ये हुआ कि प्रताप सिंह का केस तो वैसे ही खारिज हो गया कि भगवती देवी की अनुमति नहीं ली गई थी, और सूरज कंवर का केस इसलिए खारिज हो गया कि जब पहली पत्नी थी। नहीं, जब उसने रिछपाल सिंह ने विल पर दस्तखत किए, उस समय गवाह उपस्थित नहीं थे, और गवाह ने दस्तखत किए उस समय रिछपाल सिंह उपस्थित नहीं था। ये एस्टेब्लिश हो गया एविडेंस से, तो उसका भी केस निपट गया। तब अल्टीमेटली उस सारी रिछपाल सिंह की संपत्ति की स्वामिनी कौन हुई? उसकी लीगली वेडेड वाइफ वही हुई। इसलिए वादी के रूप में जो प्रताप सिंह आया था, प्रतिवादिनी के रूप में जो सूरज कंवर आई थी, दोनों हार गए, और ये जो नया पक्षकार तृतीय आया वो जीत गया। ये हुआ एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है सर, क्योंकि ये बहुत कम सुनने को मिलता है सर कि एक में केस और भी। हाँ, आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल, तो मैं आप केस ही बता रहे थे। बिल्कुल। हाँ, मैं एक और केस बताना चाहता था कि इस नौकरी में आने के बाद में कई बार आप अनिर्णय की अवस्था में आ जाते हैं कि क्या करें, बरी करें, सजा करें, या ये जो वकील साहब जो दरखास्त लगाए उसका किस तरीके से निपटारा करें। ये बड़ी इस नौकरी में अनिर्णय की अवस्था ही आपको कचोड़ती है, और कोई चीज कचोड़ती नहीं है। सर, तो ऐसा नहीं होता कई बार कि आप वादी को प्रतिवादी को देखकर आपको लगता है कि नहीं इसको फंसाया गया है, या ये जो प्रतिवादी है इसकी गलती नहीं है? मतलब एक होता है ना सर, इंट्यूशन होता है, किसी को देखकर ऐसा लगे। नहीं, इंट्यूशन तो होता है, लेकिन उस इंट्यूशन की भी कोई न कोई वजह फाइल में होनी चाहिए। ओके। फाइल में यदि नहीं है तो आप इंट्यूशन के आधार पर आप फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। फाइल में होना चाहिए। है ना? तो मैं इस संबंध में भी आपको एक मेरा अनुभव शेयर कर सकता हूँ कि एक FIR लॉज हुई। एक 60 साल की व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई कि मेरे पिताजी इस औरत के साथ में रह रहे थे, मेरे पिताजी की ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई, और उनकी संपत्ति पर हमारी समाज के मुखियों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए 3 लाख का जो माल था उनका ये सब उठा करके ले गए। मैं बंबई से आया, तब मुझे पता चला, तब मैंने FIR दर्ज कराई। राइट। पुलिस ने अनुसंधान करके उन 20-25 मुखियाओं को गिरफ्तार कर लिया, और उनसे 4.5 लाख रुपए बरामद कर लिए। 4.5 लाख? 3 लाख की FIR थी, 4.5 लाख बरामद कर लिए। केस चलता रहा। अब ऑल ऑफ सडन उनमें आपस में राजीनामा हो गया। राजीनामा हो गया तो उन्होंने कहा कि ये जो 4.5 लाख रुपए उनको दे दिए जावे। 457 की दरखास्त लगती थी पुरानी CRPC के अंदर, सुपुर्दी नामे पर, कि ये जो केस पड़ा है कोर्ट के अंदर वो हमें दे दिया जावे, और फाइनल फैसला जो भी आप करोगे उसको उसमें दे दिए देंगे। तब ये दरखास्त मेरे सामने लगी, तब मेरे को एक बात का ख्याल आया कि FIR में 3 लाख है और ये 4.5 लाख लेने के कैसे आ गए हैं? कुछ न कुछ उसमें लोचा है। तो मैंने कहा पूरी फाइल पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने पूरी फाइल पढ़ी, दोनों पक्षों को सुना, और हमें APP को पूछा कि आपको क्या आपत्ति? उन्होंने कहा कोई आपत्ति नहीं, दोनों सहमत हैं, आप भले इनको दे दो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। तो मैंने कहा ये और ही डाउट क्रिएट करने वाला, वो तो आपत्ति जताता है कभी पैसे नहीं दिए जावे, ये है वो है। उसने कोई आपत्ति नहीं की। तब मैंने कहा ठीक है, मैंने 7 दिन बाद में फैसला कर देंगे। 7 दिन का कहते वो सारे घबरा गए। 7 दिन बाद क्या करेंगे? ये तो क्लियर कट केस है, मांगने वाला परिवादी जिसने FIR दर्ज कर उसी को तो पैसे देने हैं, और वही मांगने आया है। मुलजिम तो मांग ही नहीं रहे, उनको तो अनापत्ति है। मैंने वो फाइल पढ़ी तो उस फाइल के अंदर एक कन्हैयालाल नाम के व्यक्ति के 161 के बयान थे। वो कन्हैयालाल कौन था? जो मृतक था, मृतक के साथ में जो औरत रह रही थी उसका बेटा था। उसने कहा कि हमारी जो माँ है, मेरी माँ इनके साथ रह रही थी, उसकी संपत्ति भी इसके अंदर शामिल है, और उसकी संपत्ति लेने के लिए मैंने बंबई की कोर्ट के अंदर सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए दावा कर रखा है। अच्छा, ओके। तो मैंने कहा जब तक ये तय नहीं हो जाता कि इसमें इस प्रॉपर्टी में कितना तो उस लेडी का है, कितना मृतक का है, तब तक आप इसको सारे पैसे नहीं दे सकते। तो मैंने वो प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। मैंने कहा नो, कन्हैयालाल के बयान जब तक बयान नहीं हो जाए कोर्ट में, तब तक ये पैसे किसी को नहीं दिए जाएंगे। ऐसा कर कर मैंने उसको खारिज कर दिया। खारिज करते ही सारे परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने रिवीजन की, रिवीजन भी उनकी खारिज हो गई कि नहीं ये ऑर्डर सही है। इस तरीके का एक मामला सामने आया था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो सर अनिर्णय जो आप बता रहे थे सर, अनिर्णय की अवस्था अलग चीज होती है, इसमें तो निर्णय करना है। अनिर्णय की अवस्था में क्या होता है कि सपोज करो आपने कोई केस डिसाइड किया, और उसके बाद के अंदर यदि वकील साहब दरखास्त लगावे कि साहब आपके इस ऑर्डर को रोका जावे। मेरे सामने ऐसा ही मामला आया था बूंदी के अंदर। मैंने कोई चुनाव याचिका खारिज की, सरपंच का चुनाव था, रद्द कर दिया।
रद्द किया तो उस वकील साहब ने दरखास्त लगाई कि साहब आपने रद्द कर दिया, उसमें तो कोई हमको आपत्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके इस ऑर्डर की हम अपील करना चाहते हैं, तो जब तक अपील से हम ऑर्डर नहीं ले आवे तब तक आप अपने आदेश को इनऑपरेटिव रखिए, ओके, इसको रोक दीजिए। उन्होंने कहा, सामने वाले विरोध जताया कि नहीं साहब आप रोक नहीं सकते। तो मैंने कहा कानून बताओ। अब लंच का टाइम हुआ, मैं भी कानून ढूंढने लग गया, वो भी ढूंढने लग गए, कानून कुछ हमको मिला नहीं। मैंने मेरे और सहयोगियों को बुलाया, मैंने कहा उन्होंने पहले मेरे से पहले डिसाइड कर रखा, तो उन्होंने कहा मेरे सामने ऐसा आया नहीं था। अब मैंने कहा ये क्या करें, ये बड़ी जाते ही लंच के मॉर्निंग कोर्ट का टाइम था, तो 9:45 बजते कोर्ट खुलनी थी वापस दोबारा, मैं बैठते थे। तो मैंने कहा भगवान का नाम लेकर के और यूनिफॉर्म पहन करके बैठ जाते हैं, और वो जो सिंहासन है ना, वो एक विक्रमादित्य का सिंहासन है। यदि आप वहां पर शुद्ध भावना से काला कोट पहन करके बैंड लगा करके अच्छी तरह बैठोगे तो आपको वहां से कुछ न कुछ विचार उत्पन्न हो ही जाएंगे। सर मैं यहाँ पे ये और बोलूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये विक्रमादित्य जो आपने वर्ड यूज किया इसका बताइए रेफरेंस। विक्रमादित्य का जो सिंहासन है ना, वो उसके ऊपर वो एक गडेरिया की कहानी है। एक गडेरिया जो था ना, जो राजा की भूमिका अदा कर रहा था, वो एक टीले के ऊपर बैठा था, टीले के नीचे वो छुपा हुआ था वो सिंहासन। वो सिंहासन बैठते उसको एक न्यायप्रिय राजा की तरह बोलने लग गया। बिल्कुल। तब लोगों ने देखा कि यहाँ पर नीचे कुछ न कुछ होनी चाहिए चीज। तब उन्होंने खोदा तो वहाँ विक्रमादित्य जो न्यायप्रिय राजा था उसका सिंहासन निकला। इस पर एक सिंहासन 32 नाम की कथा भी है। बिल्कुल सर। 32 कहानियां हैं। तो उस सिंहासन पर जो भी बैठेगा ना वो न्याय करेगा। तो मेरा मानना है कि जज की जो कुर्सी है वो विक्रमादित्य का सिंहासन है, न्यायप्रिय राजा का सिंहासन है। वहां पर आप यदि शुद्ध भावना से यदि काला कोट पहन के बैठेंगे और दोनों पक्षों को सुनेंगे, बायस नहीं होंगे, तो आपको अच्छे विचार आएंगे। तो ऐसा ही मैं जब वहां पर बैठा तो मेरे को एक शब्द याद आ गया अचानक। दोनों पक्षों ने सब बताया तो तर्क तो दिए, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने कहा इसमें क्या लिख कर की खारिज करें, क्या लिख के स्वीकार करें, क्योंकि आपका ऑर्डर मस्ट, योर ऑर्डर मस्ट बी रीजन ऑर्डर, रीजन होना चाहिए। तो मेरे को अचानक, मेरे पुराना पढ़ा हुआ था, मेरे को एक लैटिन टर्म याद आ गया, फंक्टस ऑफिशियो। फंक्टस ऑफिशियो का हिंदी में अर्थ होता है निष्क्रिय। नाउ यू बिकेम फंक्टस ऑफिशियो, कि अब आपने फैसला दे दिया है तो अब आप निष्क्रिय हो गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा नाउ दिस कोर्ट बिकम फंक्टस ऑफिशियो। कोर्ट ने चुनाव को, निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया, अब ये कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती, अब इस ऑर्डर को रोक भी नहीं सकती। अब आपको जो भी आदेश लाना है हाई कोर्ट से लाओ। अच्छा। इसलिए उनकी जो याची एप्लीकेशन थी वो मैंने खारिज कर दी। तो ये मेरे को वहां पर बैठे हुए ही अपने आप ही भगवान की प्रेरणा से ये आया कि ये एक शब्द याद आ गया। इस कारण से मेरा एकदम, मैं अनिर्णय की जो अवस्था में था पहले, वो निर्णित की अवस्था में आ गया। ये हुआ। तो सर मतलब ये ऐसे मामले जब आते थे तो आपको बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता होगा लास्ट में? बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अपन ने एक बहुत बड़ी समस्या का से निदान कैसे मिलता है ना, वैसे निदान मिल गया। और वो भी सेटिस्फाई हो गए कि जब अपने रीजनिंग दे दी उसके अंदर, फंक्टस ऑफिशियो, उनको पता लग गया, तब वो भी खुश हो गए। ठीक है चलो कोई बात नहीं, इन्होंने रीजन ऑर्डर तो दिया है, अब इसकी आगे अपील उनको जो करनी उनका वो राइट है। अच्छा सर, मैं हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि आप परमानेंट लोक अदालत के चेयरमैन भी आप रहे हैं सर, सीकर में। बिल्कुल सर। तो वो परमानेंट लोक अदालत के बारे में सर बच्चों में बड़ी कम अवेयरनेस है। कंज्यूमर फोरम के बारे में पता होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम्स के बारे में। लोक अदालत टर्म तो इन लोगों ने काफी बार सुनी है सर, अलग अलग सीपीसी में भी रेफरेंस आता है इनफैक्ट। तो क्या फंक्शन होता है सर परमानेंट लोक अदालत का, कैसे काम करती है? मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत। देखिए लोक अदालत, लेकिन इनमें समानता एक ही है। समानता ये कि दोनों ही अदालतें एक ही एक्ट से उद्भूत है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। उससे ये एस्टेब्लिश होती है। सेक्शन 19 में तो लोक अदालत का वर्णन है और सेक्शन 22A में परमानेंट लोक अदालत का वर्णन है। परमानेंट लोक अदालत का कंसेप्ट जो है ना, वो 2002 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। जबकि 87 के अंदर ये एक्ट बन गया था और 95 में प्रभावी हो गया। लेकिन उस समय तक परमानेंट लोक अदालत का अस्तित्व नहीं था। ये 2002 के अंदर इसको जोड़ा गया है कि कुछ ऐसा प्रावधान किया जावे कि जो रेगुलर जो कोर्ट्स है उनका वर्कलोड कुछ कम हो
और ये पब्लिक यूटिलिटी जो है सर्विसेज वो निर्बाध रूप से चलती रहे, है ना, उसके लिए, और उसके अंदर राजीनामा भी हो, और राजीनामा नहीं हो सके, राजीनामे का प्रयास हो, राजीनामा न हो सके तो उसके अंदर ऐसी अदालत हो जो ऑन मेरिट भी फैसला करे। क्योंकि लोक अदालत जो है ना ऑन मेरिट फैसला नहीं करती है, वो केवल राजीनामा ही कराती है। अच्छा। लोक अदालत तो एक तो आयोजित होती है पर्टिकुलर, जैसे आज 10 दिसंबर को लोक अदालत है, बिल्कुल। तो जैसे घर के अंदर कोई फंक्शन आयोजित हो वैसे होता है, उसका परमानेंट नेचर नहीं होता। ये तो नाम ही परमानेंट, ये एस्टेब्लिश्ड है, ये एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश है और 30 दिन चलती है। और लोक अदालत तो क्या है कि 3 महीने में एक बार आयोजित होगी। और लोक अदालत में यदि राजीनामा नहीं होता है उस केस के अंदर, तो दैट केस बैक टू द पेविलियन, वो अपनी कंसर्निंग कोर्ट में वापस चला जाएगा। लेकिन परमानेंट लोक अदालत की जो यूटिलिटी सर्विसेज है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, उसके अंदर वही कोर्ट राजीनामा भी करेगी, और वही कोर्ट यदि राजीनामा नहीं होता फैसला भी करेगी। एडजुडिकेशन करेगी। तो इसके अंदर एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है कॉन आर्ब, यानी कंसिलेशन कम आर्बिट्रेशन। ठीक है। कंसिलेशन कम आर्बिट्रेशन। तो आपको पहले तो कंसिलेशन कराना है, कंसिलेशन नहीं होता है तो एडजुडिकेशन भी करना है। अच्छा, कॉन आर्म, इसको शॉर्ट बोलते हैं कॉन आर्म, कंसिलेशन कम आर्बिट्रेशन। तो ये परमानेंट लोक अदालत जो है ना, ये केवल 10 सर्विसेज के ऊपर ही लागू होती है। ओनली 10। अब वो 10 कौन सी है? उसमें एक ट्रांसपोर्ट सर्विस है ना, ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट ही कैसी, वो वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, और ये क्या कहते हैं थल वाली जो है ना, वो रोड ट्रांसपोर्ट है। रेल ट्रांसपोर्ट नहीं आएगी। रेल के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बना हुआ रेलवे के अंदर। बिल्कुल। रेलवे में यदि कोई डेफिशिएंसी सर्विस होगी तो उसके अलग ट्रिब्यूनल है। लेकिन यदि पानी के द्वारा, स्थल मार्ग के द्वारा और वायुयान के द्वारा उसमें यदि कोई डेफिशिएंसी हो जाए सर्विस में, तो आप जा सकते हो। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस आ गई है, गुड्स की भी है और पैसेंजर की, दोनों की हो गई है। गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। दूसरा आपका है पानी, बिजली, टेलीफोन सर्विस है ना, और क्या कहते हैं मेडिकल सर्विसेज भी है ना, और रियल एस्टेट भी है, एजुकेशन सर्विसेज भी है, बैंकिंग सर्विसेज है, बीमा सर्विसेज है, एलपीजी सर्विसेज है। ये सारी सर्विसेज उसके अंदर आती है ना। तो इन सर्विसेज के अंदर यदि कोई मैटर आता है, और उसमें भी यदि कोई क्या कहते हैं कि जो डोमिनेटिंग पोजीशन सर्विस गिवर है, वो यदि कोई फॉल्ट करता है, तो उसके लिए सर्विस रेसिपिएंट है वो इस कोर्ट में आ सकता है। और 1 करोड़ तक का जुरिडिक्शन है इस कोर्ट का आजकल। 1 करोड़ तक के मामले सुन सकती है कोर्ट है। ये तो बहुत एक ज्यादा पावर दे, बहुत अच्छे पावर दे रखे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लगा आता है, और 2 एडवोकेट लगते हैं, या एक एडवोकेट, एक सामाजिक कार्यकर्ता। वो तीनों मिल करके और यूनानिमसली फैसला करते हैं, या मेजोरिटी से फैसला करते हैं, तभी वो लागू होता है। मेजोरिटी से फैसला होता है, लागू होता है। तो और इसका प्रोसीजर भी इजी कर दिया गया है। तो सीपीसी इसमें सीपीसी लागू नहीं होती। इसमें सीपीसी और रूल ऑफ एविडेंस भी लागू नहीं होते। इसके अंदर इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्शियस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयर प्ले, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और अदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यही लागू होते हैं। इसके आधार पर टेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इससे पहले इसमें राजीनामा कराना पड़ता है। इसमें जैसे, और सबसे बड़ी बात, इसमें कोर्ट फीस नहीं लगती। अच्छा। इन 10 सर्विसेज के लिए किसी के साथ में यदि चोट हो गई है या पीड़ित है, तो वो किसी भी दूसरी कोर्ट में जाने से पहले इस कोर्ट में आ सकता है। यदि किसी अन्य फॉर्म में वो चला गया तो फिर इस कोर्ट में नहीं आएगा। फिर रेस्पोंडेंट को भी वहीं जाना पड़ेगा। सपोज करो कोई व्यक्ति, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन है, आप एक ही काम के लिए सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, और परमानेंट लोग जा सकते हैं। यदि आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में चले गए तो परमानेंट में नहीं जा सकते। यदि सिविल कोर्ट में चले गए तो उन दोनों में नहीं आ सकते, क्योंकि अलग अलग कोर्ट से आप फैसला नहीं ले सकते। बिल्कुल सर। जिस कोर्ट में प्रथम बार आप गए हैं, रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट को भी उसी में ही आना पड़ेगा और वहीं से फैसला लेना पड़ेगा जी। और 1 करोड़ तक का जुरिडिक्शन है। इसमें चेयरमैन होता है रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और 2 मेंबर होते हैं, एडवोकेट भी होते हैं, और मेजोरिटी से फैसला होता है। प्रारंभिक रूप के अंदर वादी या परिवादी जो है वो अपनी दरखास्त पेश करेगा, रेस्पोंडेंट को नोटिस जाएगा, वो अपना जवाब पेश करेगा, और दोनों अपने अपने जवाब के समर्थन में शपथ पत्र पेश करेंगे। उसके अलावा यदि प्रतिवादी ने कोई नए तथ्य बताए हैं तो वादी उसके अंदर रीजॉइंडर भी पेश करेगा, वो भी शपथ पत्र के साथ में। जब ये सब चीजें आ गई है तो उसके बाद में कोर्ट उनसे कहेगा कि आप राजीनामा कर लो।
क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटी का मामला है। तो यदि राजीनामा का प्रयास भी कोर्ट भी अपनी तरफ से प्रयास करेगा कि इन शर्तों पे हो सकता है, आप राजीनामा कर लो। यदि वो राजीनामा हो जाता है तो वेल एंड गुड, यदि राजीनामा नहीं होता है तो फिर ये कोर्ट पिक्चर में आ जाती है, ये फैसला करेगी वो उन्हीं प्रिंसिपल के आधार पर, ऑब्जेक्टिविटी, फेयर प्ले, गुड कंसाइंस के आधार फैसला करेगी। फिर दोनों पक्षों सुन करके वो फैसला कर देगी और वो फैसला बाध्यकारी होगा। मेजोरिटी से फैसला हुआ है तो जनरल यूनिवर्सली फैसले हो जाते हैं, इसके अंदर कोई मत विभाजन जैसा स्थिति होती नहीं है। यदि हो जाए तो मेजोरिटी का फैसला प्रिवेल करेगा, 2-1 ऐसे। तो ये फैसला बाध्यकारी है और इसकी कहीं अपील नहीं होती है। और जिन मामलों अपील नहीं होती है ना, उसके अंदर रिट हो सकती है। तो यदि कोई पीड़ित पक्षकार समझता है कि इसके अंदर मेरे पक्ष में फैसला होना चाहिए, नहीं हुआ है, तो रिट में जा सकता है, आर्टिकल 226 में जा सकता है। अपील का कोई प्रावधान नहीं है, फाइनल ऑर्डर ही है। और एग्जीक्यूशन सर कैसे होता है इसमें? इसका एग्जीक्यूशन सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन का, ये अपने फैसले को सिविल कोर्ट को भेज देगी, क्योंकि ये डीम्ड डिक्री होती है। डीम्ड डिक्री होती है, उसकी पालना कंसर्निंग सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन ही कराएगा। तो उसको भेज देगा फैसला, वहां से हो जाएगी। या फिर आपका महीना भर इंतजार कर, उसमें आपका जैसे आपने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोई फैसला दिया है और वो मान जाती है और अपील में ली जाती है, तो चेक आ जाता है, तो आप चेक उस परिवार को देकर के वही फैसला हो गया। तो ये बड़ा एक वेलकमिंग स्टेप है सर, बहुत अच्छा स्टेप है। हाँ। ये बहुत बड़ा, ये 10 जो सेवाएं हैं जी, ये 10 सेवाओं के लिए अब आपको कोर्टों के अंदर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, है ना? बिल्कुल सर। और कोई कोर्ट फीस भी नहीं लग रही है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। कोर्ट फीस भी नहीं लग रही है और उन अदालतों का वजन भी हल्का हो जाता है। हाँ। उधर भीड़ का बहुत ज्यादा है और उधर सीपीसी और एविडेंस एक्ट भी लागू नहीं है। बिल्कुल। सीपीसी यदि लागू हो तो हर बात पे एप्लीकेशन लगती रहेगी और फिर उसको डिसाइड, उसकी रिवीजन और ये लौटाफिरी चलती रहेगी। यहाँ पर फाइनल फैसला है, उस फैसले के खिलाफ आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं सीधे ही। और हाईकोर्ट के अंदर भी केवल मात्र वो देखते हैं कि कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस तो नहीं किया है, तभी वो उसके अंदर हाथ डालते हैं। अदरवाइज वो छोटी मोटी बातें उसमें नहीं देखते सर। तो इसलिए ये फैसला, क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर एक 35 साल के अनुभव वाले न्यायाधीश ने फैसला किया है। बिल्कुल सर। तो मेरा तो ये मानना है कि परमानेंट अदालत को जो जुरिस्डिक्शन है वो एक प्रकार का रिट जुरिस्डिक्शन ही है। वो इधर तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी काम हल्का करता है, उधर हाईकोर्ट का काम हल्का करता है। बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच का काम है ये मामला। और सर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी काफी बड़ा है, 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का है। बिल्कुल सर। तो ये तो एक बहुत ही मतलब रिफॉर्मेटिव स्टेप है, रिफॉर्मेटिव स्टेप है जो मतलब वर्कलोड काफी कम। और राजस्थान में तो हर जिले में ये काम कर रही है जी। हाँ, हर जिले में बहुत इफेक्टिव काम कर रही है। तो मतलब जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इस साइड के अंदर लुक्रेटिव प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके। एडवोकेट भी इसके अंदर, अब तो कई जगह बहुत ज्यादा डिमांड आ गई, यदि आपको 200-300 केसेस से ज्यादा है तो वहां पर एक और एक्स्ट्रा कोर्ट खुल जाएगी। अच्छा। हाँ, इसलिए आप, और इसके अंदर सीपीसी और वो एविडेंस भी लागू नहीं होता, तो आपका काम बड़ा हल्का हो जाता है और तुरंत न्याय मिल जाता है। ग्रेट सर। अच्छा सर, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में सर, जो जिनकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई फैमिली में जज नहीं रहा है और उनके फादर किसी और प्रोफेशन में है और वो मतलब पहली बार जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और तो उनको बड़े सेल्फ डाउट्स होते हैं खुद के ऊपर कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरे ऊपर कोई ऐसे एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं है, मेरी फैमिली में कोई जज नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को सर आप कैसे गाइड करना चाहेंगे? क्योंकि सर यहाँ पे एक और पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं सर जो रेगुलर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते सर, रेगुलर या कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। उनको लगता है कि हाँ फ्रेंड ने बोल दिया बहुत हो गई पढ़ाई, चल कुछ और करते हैं। और सर आपको पता है कि जुडिशरी की प्रिपरेशन में इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि आपको 1-2 साल तो पूरा ध्यान उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लगाना पड़ता है। तो सर ये कैसे इंश्योर करें कि वो अपना ध्यान जो है वो दूसरी चीजों पे ना हटाए और इस पे लगा रहे? इसके लिए आपको देखो, अब चूंकि 5 ईयर लॉ का जमाना है तो 5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। बिल्कुल सर। तो 5 साल भी आपको अच्छी तरीके से मेहनत तो करनी है, कभी भी यूनिवर्सिटी क्लास को बंक नहीं मारनी है। तो पहले तो बात ये जो भी आपके गुरुजन पढ़ाते हैं उनसे आपको इंटरेक्शन करना है, उनसे पूछना है, करना है, तो आपका धीरे धीरे वो तैयारी भी होती जाएगी। मेरा ये मानना है, जैसा मैंने बच्चों को भी उसी हिसाब से किया था, कि आप 5 ईयर लॉ कोर्स में 3 साल तक लॉ की पढ़ाई करो, क्योंकि आपके इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके अंदर आपके सोशियोलॉजी भी है, आप पॉलिटिकल साइंस भी है और भी सब्जेक्ट है।
तो आपका दिमाग विकसित हो जाएगा 3 साल के अंदर। उसके बाद प्योर लॉ के सब्जेक्ट भी है। जब लॉ के सब्जेक्ट आ जाए 3 साल के बाद में आप अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। मेरा ये मानना है कोचिंग में आप जाओगे तो आपको एक नया फील्ड मिल जाएगा आपको। बिल्कुल हाँ। और वहां पर आपको पता चलेगा कि हमारी क्या क्या कमजोरियां हैं, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव के हिसाब तैयारी कराते हैं, बिल्कुल वो क्वालिफाइंग के हिसाब तैयारी नहीं कराते। इधर तो आप यूनिवर्सिटी में तो आप क्वालिफाइंग है, आपको 55 नंबर आए नहीं, आपको पास कर दिया, लेकिन वहां पर 55 में पार नहीं पड़ेगी, आपको वहां पर 70, 80, 90 लाने पड़ेंगे। तो सर जुडिशरी के लिए तैयारी करने के लिए राइट टाइम जो है वो 3 साल बाद शुरू हो जाता है। 3 साल बाद शुरू हो जाता है। और अगर कोई 3 ईयर लॉ कर रहा है तो उसको 3 ईयर लॉ करना है तो उसको 2 साल का लॉ करने के बाद में कर ले, कम से कम 2 साल तो लॉ करे। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि 1 साल वो 3 ईयर भी करे, 1 साल में कोचिंग भी कर ले, तो वो दोनों उसके साथ हो जाएंगे उसके। ओके, ताकि उसके कम से कम 1 साल की बचत हो जाएगी। वरना आप 5 ईयर लॉ कोर्स करने के बाद 2 साल और पढ़ाई करोगे उसकी, या 1 साल और पढ़ाई करोगे, तो आप 6ठे 7वें साल के बाद में आप सेटल होंगे। तो बेटर है कि आप दोनों मोर्चों को साइड रखें अपना और तैयारी करें, ताकि आप यूनिवर्सिटी भी जा सके और इधर भी जा सके। और सर ये जो ड्राफ्टिंग स्किल्स होती हैं या जजमेंट राइटिंग की जो स्किल्स होती हैं, ये कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं सर खुद से? देखिए जजमेंट राइटिंग की आपको जजमेंट राइटिंग का एज सच यूनिवर्सिटी में तो कोई पेपर होता ही नहीं है। बिल्कुल सर। आप जब कोचिंग में जाते हैं तब आपको सिलेबस के अंदर, चूंकि ये है, आपको एक सिविल जजमेंट भी लिखना पड़ेगा 20 नंबर का, एक क्रिमिनल जजमेंट भी लिखना पड़ेगा 20 नंबर का, वो आपको कोचिंग वाले तैयार कराते हैं। और कोचिंग वाले भी जनरली जो जुडिशियल ऑफिसर रह चुके हैं उनको हायर करते हैं, और वो उनके मार्फत ये कोर्स करवाते हैं, क्योंकि उनको फैसले लिखाने का अनुभव होता है। बिल्कुल सर, इसीलिए वो उनको हायर करते हैं। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए। मैं स्टूडेंट को ये गुजारिश करूंगा, इस 20 नंबर के क्वेश्चन को आप हल्के में न लें, ये आपकी मेरिट को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सर। 20 में से यदि आप एक स्टूडेंट को 2 आ रहे हैं, एक को 15 आ रहे हैं, तो ये जो 13 नंबर का गैप है ना, वो आप बहुत बड़ा गैप है, उसको पार नहीं पाएंगे। 13 नंबर में तो पूरी मेरिट लिस्ट ही खत्म हो जाती है। और इनफैक्ट सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमारे भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप उनको जजमेंट राइटिंग के लिए सर आगे गाइड करें सर, उनको आप बिल्कुल बताएं सर, क्योंकि आपसे बेहतर अनुभव कौन शेयर कर सकता है सर इस फील्ड के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। नहीं, ये भी जब समय आएगा तब उसको भी अपन बताएंगे, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि इस प्रकार का सब्जेक्ट हम अच्छी तरीके से तैयार करा सकते हैं। आपके 20 नंबर की हम अच्छी तरह तैयारी करा सकते हैं, ताकि आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। क्योंकि ये बड़ा इसके अंदर इसी सेशन के अंदर उसको तो हम पूरा बता नहीं सकते, लेकिन अलग से सेशन लेकर के उसको अपन बिल्कुल सर गाइड कर सकते हैं। उसके बारे में सर बिल्कुल एक बार एक स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल एक गाइडेंस प्रोग्राम सर लेकर आएंगे, जिसमें कि सर आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। क्योंकि आजकल क्या है कि सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ का जजमेंट के साथ साथ में कई बार ऑर्डर भी पूछते हैं। बिल्कुल सर, हाँ। क्या ऑर्डर 6 रूल 17 पर आप अपनी फाइंडिंग दीजिए, ऑर्डर 7 रूल 11 पर फाइंडिंग दीजिए, चार्ज फ्रेमिंग पे सर, चार्ज फ्रेमिंग पे दीजिए, इशू फ्रेमिंग कीजिए। तो ये सारे ये सब इसके लिए भी एक अलग से स्किल चाहिए। बिल्कुल सर, तब जाकर के बैठेगा, क्योंकि ये स्किल होगी तो आप आगे जुडिशरी के अंदर भी बहुत अच्छा काम करेंगे और त्वरित गति से काम कर पाएंगे। क्योंकि वहां पर सबसे पहले ही काम है ट्रायल स्टार्टी इशू, ये ट्रायल स्टार्टी आरओ फ्रेम होने के बाद होती है, और इशू बनने के बाद ही ट्रायल स्टार्ट होती है सिविल में। इसलिए ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। सर एक लास्ट में सर, ये आप लॉ स्टूडेंट्स को, यंग लॉ स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, वो आपकी तरह सफल बन पाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? भाई मैं यंग लॉ स्टूडेंट्स को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप लॉ का जो सब्जेक्ट है ना, वो आप आइसोलेटेड नहीं पढ़ सकते। इसको आपको इस मामले में अपडेट रहना पड़ेगा कि सोसाइटी में हो क्या रहा है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर क्या चेंजिंग सोसाइटी है। सोसाइटी के जैसे जैसे नॉर्म्स चेंज होते हैं, तो वैसे वैसे लॉ भी चेंज होता रह रहा है। बिल्कुल सर। मैं आपको एग्जांपल दूं, 1950 में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ था, वो 1978 में बदल गया। बिल्कुल सर। AK गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस है, आपको मालूम है, उसकी जो माइनॉरिटी ओपिनियन है, दैट विल बिकेम द मेजॉरिटी ओपिनियन इन मेनका गांधी केस। बिल्कुल 1978 में। तो 30 साल में जो सोसाइटी चेंज हुई है, तो उसके अनुसार लॉ भी चेंज हुआ है सर। डिजिटल डेटा आ गया है, अब कंप्यूटर ने गति पकड़ ली है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। तो आप अब 4G के जमाने में 1G नहीं चला सकते, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा लॉ पे, क्योंकि लॉ हुआ, साइंस हुआ, टेक्नोलॉजी हुई, एग्रीकल्चर हुआ, ये सारे अपडेशन के खेल हैं। आप अपडेट लॉ के अंदर रहेंगे तब आप जाकर सक्सेस हो पाएंगे।
मैं अपनी बात को समअप एक महाभारत के किस्से से करना चाहूंगा, जिसमें कर्ण को परशुराम ने एक कंसोलेशन प्राइज के रूप में ये कहा था, जिसका उल्लेख, बहुत ही अच्छा उल्लेख रश्मि रथी के अंदर उन्होंने, रश्मि रथी में कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उल्लेख किया है। उन्होंने उनको सांत्वना देते हुए कहा है, उन्होंने कहा कि मैंने तेरे से ये विद्या तो छीन ली है, लेकिन तेरे को मैं सांत्वना देता हूँ, तू फिर भी महान बन सकता है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। यदि आप न्यू क्रिएटिविटी, न्यू इन्वेंशन, न्यू मतलब कोई काम करेंगे न्यू एंथुसियास्टिक से, मतलब एंथुसियास्टिक से, तो आप अपडेट रहेंगे, तभी आप वीर बने रहेंगे। ये जितनी अब अपन देख रहे हैं ना, अभी प्रोग्रेस हो रही है युद्ध के क्षेत्र के अंदर, कि इस प्रकार के हवाई जहाज आगे, इस प्रकार के अपने निशाने को मार करके वापस आ जाते हैं, तो ये सारा खेल उसका अपडेशन का रेलेवेंस। तो आपको लॉ के फील्ड के अंदर भी अपडेट रहना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको क्रिएटिविटी हर समय करते रहना पड़ेगा। यदि आप क्रिएटिविटी करेंगे तो आप अच्छे वकील भी बनेंगे, अच्छे जज भी बनेंगे, और हर फील्ड के अंदर आप अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर इतना समय दिया और इतनी गाइडेंस सर हमें दी है हमारे स्टूडेंट्स को। आई रियली होप कि इस एक पूरे वीडियो से आपकी पूरी जर्नी के बारे में पता चला, और इतनी सारी चीजें सर एक ही वीडियो में देखने को मिली आप सबको। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, क्या क्या आपने इस वीडियो सीखा, हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे लॉ स्टूडेंट्स या आपके जो फ्रेंड्स हैं जो लॉ कर रहे हैं उनके साथ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मीनवाइल मैं आप लोगों से मिलता हूं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।